जय हिंद दोस्तों। आज विज्ञान का 2023 मॉडल पेपर का 824 ईएन कोड का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 20 विकल्प। जितने भी 20 विकल्पी क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खंड क में। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगा। यानी कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है। ये अवतल दर्पण हो गया, इसमें ये पॉइंट P होता है, ये पॉइंट F होता है और ये पॉइंट C होता है। यानी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु हम कहाँ रखें कि वास्तविक बने, उल्टा बने प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर हो। तो उसको हम लोग हमेशा C पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है। यहाँ से कोई वस्तु जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी, F से होते हुए आगे बढ़ेगी। अगर हम वही किरण F से होते हुए लेके जाएं तो मुख खींच के समांतर हो जाएगी, ये किरण यहाँ जाके मिल जाएगी, यानी सी पर बनेगा। यानी कोई वस्तु अगर हम सी पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है। यहाँ पर न्यूनतम विचलन हुआ है। देखिए, अगर हम प्रिज्म बनाए, वहां से श्वेत प्रकाश गुजारे तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वैसे तो किरण को सीधे जाना चाहिए यहाँ, लेकिन ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विचलित हो जाती है। ठीक, और इसका क्रम याद करने का ट्रिक है विबग्योर। यहाँ से VIBGYO और R, विबग्योर। देखिए, रेड जो है सबसे कम विचलित हुआ है और सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ है, वायलेट यानी बैगनी। यहाँ पर न्यूनतम विचलन पूछा है तो किसका होगा, रेड का होगा। अधिकतम अगर पूछता तो किसका होता, वैलेट अर्थात बैगनी का होता। लेकिन न्यूनतम पूछा है तो किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा अर्थात लाल का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। यानी अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर बात करें कार के पीछे तो इसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। साधारण कैमरों में बात करें तो उत्तल लेंस होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन करता है, पुतली करता है, प्यूपिल। ये इसकी खास बात होती है। अंधकार में ये क्या होता है कि अपने आप फैल जाता है और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसके कई फार्मूले होते हैं। P बराबर होता है VI और V की जगह यहाँ आप लिख सकते हैं IR, और I पहले से था, यहाँ हो जाएगा I²R, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कोई भी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है तो उसके अगर हम बात करें भीतर, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, ठीक ना, तो वो जो होता है सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC अल्टरनेटिंग करंट की आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ये इंडिया की बात है। वहीं अगर अमेरिका की बात कर देता है तो 60 हर्ट्ज होता है, ठीक ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, आठवें, आर्सेनिक तत्व है। यानी आठवां का पूछ रहा है आर्सेनिक तत्व है क्या, तो ये उप धातु है जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। है नियोपेंटेन का फार्मूला है। ये जो आपको सूत्र दिख रहा है ये नियोपेंटेन का है जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए, ये FeO3 था, 2Al था, यानी Al था तो यहाँ Fe के साथ O था। अब O किसके साथ हो गया, Al के साथ। O Al के साथ हो गया, यानी Fe को यहाँ पर Al ने हटा दिया। अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें उसकी त्रिज्या जो होगी घटेगी, इसके साथ साथ उसकी धात्विक जो प्रकृति होती है वो भी क्या होती है, घटती है, दोनों घटती है, ठीक। इसके साथ अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 12वां क्वेश्चन में मिलान करना है आपको। मिलान करने का तरीका क्या होता है, जो पहले आपको आ रहा है वो मिलाइए और ऑप्शन में ढूंढिए। जैसे कि मान लीजिए ये कास्टिक सोडा है, ठीक है ना, तो कास्टिक सोडा क्या होता है, साबुन के निर्माण में होता है, ये हमको पता था। अपमार्जक, अपमार्जक जो होते हैं वो कपड़े, डिटर्जेंट, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, ये क्या करते हैं, कपड़े साफ करने में। दो ठो हो गया, यानी सी का पहला, इसमें सी का पहला कहाँ है, इसमें दिया है, इसमें दिया और इसमें दिया है, यानी ये कट गया आपका। अब देखिए डी का चौथा, डी का चौथा किसमें किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, यानी ये वाला कट गया। या तो अब ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, ठीक ना। तो अब देखिए एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है उसका क्या होता है, वो स्प्रिट बनाने में यूज करते हैं हम लोग, और जो एथेनॉल होता है वो सिरका के निर्माण में होता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, इसका जो बी वाला होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाले में, और जो पहला आपको दिख रहा है वो सिरका के निर्माण में होता है, यानी एसिटिक एसिड का सिरका में निर्माण, यानी आपका कुल मिला के तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। आइए 13वां क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वो 7 होता है, ठीक है। आइए 14वां देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्लूकोज का तो निर्माण होता है, संश्लेषित का मतलब अवशोषित करना, ठीक है। अगला, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी पित्त रस का संश्लेषण या निर्माण हम कहाँ कर सकते हैं, यकृत में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पुनर् पुनरुद्भवन क्या होता है, तो किस में होता है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है, ब्रायोफिलियम के पौधे में, इसको हम लोग अजूबा नाम से भी जानते हैं। डार्विन किस लिए प्रसिद्ध थे, यानी ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, यानी कि इनका कहना था कि प्रकृति उसका चुनाव करती है जितने भी जीव हैं संसार में। अगला, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डेनमार्क, ठीक है। अब हम लोग खंड ब की बात करेंगे। इसमें दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख भी खींचना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक अवतल दर्पण था, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण लिख लीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण था, जो जो मान दिया वहां लिख लेंगे हम। इसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है, आर का मान कितना, 40 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा है, यू से दर्शाएंगे। इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ बनेगा, यानी बी का मान। तो आर का मान से हम लोग एफ का मान निकाल सकते हैं, उसका आधा होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण है तो किरण आरेख अगर हम इसका खींचना है, इससे पहले हम चिन्ह परिपाटी जानेंगे, तो इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, ये भी माइनस, यू का मान हमेशा माइनस होता है, भी का मान अज्ञात है, ये निकालेंगे। फार्मूला लगा देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान -20, 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना, -15, ये माइनस हो जाएगा, चला आएगा इधर, ठीक है। तो 1/20 पहले से माइनस इधर था, अब ये जो है माइनस पूरा था, ये पूरा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15, अब बराबर 1/v, इसका लसा ले लेंगे, 60 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +4, 1/v, ये घटा देंगे हम, 1/60 आ जाएगा, 1/v का मान, ठीक है। अगर v का मान निकालेंगे तो कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक। किरण आरेख खींचना है इसका, तो किरण आरेख हम लोग खींचेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर P दिखाएंगे, यहाँ पर F दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, C। इसमें भी 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या था, तो यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर दिखा देंगे, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा गया है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को अगर हम बात करें रखने की, तो रखा कहाँ गया है, 15 सेंटीमीटर, तो हाई 20 है पूरा, तो इसके बीच में ही होगा, जब भी होगा तो इधर होगा, और यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के
पीछे बनता है। और कितना दूर पर बनेगा, यहाँ से दिखा देंगे, यहाँ पी से कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, चूंकि प्लस है इसलिए कैसा बना है, आभासी और सीधा। ठीक है, आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। पहला, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने एफ व ओ के बीच रखी हो। अभिसारी लेंस है यहाँ, कौन सा लेंस है, अभिसारी। और अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब क्या हुआ, उत्तल लेंस। इसका किरण आरेख खींचना है जब एफ और ओ पर हो और एफ और 2f के बीच रखी हो तब। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस हम बनाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस बनाने के बाद यहाँ पर O होता है, यहाँ पर F1 होता है, इसकी दोगुनी दूरी कर देंगे 2F1 हो जाएगा। हाई इधर होता है F2, दोगुना कर देंगे 2F2 हो जाएगा। ये पूछा था कि F और O के बीच में, यानी यहाँ पर और यहाँ, यानी यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे तो F2 से होकर जाएगा, एक किरण O से लेके जाइए सीधे जाएगा, आगे किरण नहीं मिलेगी, यानी पीछे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा बना है और सीधा बना है। दूसरा इसी में पूछा था ख का, F और 2F के बीच रखा था, यानी F आपका ये था और 2F ये था, किसी वस्तु को यहाँ रखा था, यानी इसको हम लोग इधर बना देते हैं। O है, F1 है, 2F1 है, यहाँ F2 हो जाएगा, यहाँ पर 2F2 हो जाएगा। यहाँ पर बोला था F और 2F के बीच में वस्तु रखा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, F2 से चली जाएगी, O से लेके जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगी किरण, F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कहा है कि 10 ओम, 40 ओम, 30, 20 और 60 ओम के प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध हैं और उनको जोड़कर 12 वोल्ट की बैटरी से हम क्या करें, उसको जोड़ दिए। तो बताना है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसमें संपूर्ण धारा कितनी होगी। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ से जो धारा निकलेगी, मान लीजिए आई, तो यहाँ जाएगी तो इसमें और इसमें बढ़ जाएगी। और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा अलग अलग होती है उनमें, यानी कि यहाँ से धारा और यहाँ धारा देखो दोनों बढ़ गई, यानी ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला है, 1/r' मान लीजिए, व्युत्क्रम करके इनको जोड़ देंगे। अच्छा, इसको हल करेंगे तो r' का जो मान आएगा वो कितना ओम आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भी समांतर में है तो उनको भी व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे आप, 1/30, 1/20, 1/60। जब इनको व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे 1/r' तो इसका मान आएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। और अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो 10 ये 8 है, कितना हो जाएगा, 18 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध कितने ओम का हो जाएगा, 18। इसमें धारा का मान निकालना है तो ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर आई आर। तो आई बराबर V/R। V का मान 12 वोल्ट दिया था, आई का मान भैया निकाले हम लोग 8, 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, 3 चौक को 12, 3 छक 18, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 आ जाएगा। और 2/3 को अगर भाग देंगे तो 0.666 इस तरह से इतना एम्पियर आएगा। ठीक है, अब आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब ये होता है जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को गति कराते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसी को चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसने दिया था, फैराडे ने। किन किन बातों पर निर्भर करता है वो धारा, तो जो चुंबक है उसकी प्रबलता पर निर्भर करेगा, उसकी तीव्रता गति पर निर्भर करेगा, ठीक ना, उन बातों पर निर्भर करेगा। अच्छा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, ठीक, उस नियम को आपको लिखना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये अंगूठा होता है, ये बी को दर्शाता है और ये धारा को दर्शाता है। यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाए तो मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाएगा, ठीक।
और विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है आपको कार्यविधि सिद्धांत, इसको हमने बना रखा है, वो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अच्छे से। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए उसको। ये हर एग्जाम मतलब कहिए कि हर पेपर में पूछता है, इसको आपको अवश्य देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटेन का हमने बताया था पीछे। नियोपेंटेन को हम लोग 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन भी बोलते हैं, यानी एक कार्बन रहेगा, उसके चारों ओर CH3 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 और CH3, ये सब रहेंगे। ये नियोपेंटेन का हो गया, ठीक ना। IPSC नाम लिखना था, यौगिक IPSC नाम लिखना है। तो IPSC इसकी संरचना ये होगी, इसका नाम होगा 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। 2 ब्यूटिल एल्कोहल है, क्या है, 2 ब्यूटिल एल्कोहल, तो इसको 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसका संरचना अगर बनाएंगे तो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, इधर OH ले लीजिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, आप जानते हैं, और इधर डबल O से और इधर OH से लगा रहेगा। यहाँ पर ट्राइक्लोरो है, यानी 3 ठे क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चौथा एसिटिलीन, एसिटिलीन इसको एथाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथाइन। एथाइन में क्या होता है, 2 कार्बन रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से रहेंगे, यहाँ पर H रहेगा और यहाँ पर H रहेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग, 18 वर्ग। और आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं। इन आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं तथा निष्क्रिय धातुओं को किन वर्ग में रखा है, तो क्षारीय को हम पहले वर्ग में रखें, और जो निष्क्रिय हैं इनको हम 18वें वर्ग में कहिए, चाहे शून्य वर्ग में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां, क्या होता है जब, मतलब रासायनिक समीकरण लिखना है। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी ले लीजिए पहले आप, CaOH का ट्वाइस, इसमें करिए CO2 प्रवाहित कर दीजिए, इसमें CO2 प्रवाहित कर दीजिए, क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा, ठीक ना। अच्छा अगला, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं, फिर यही लेना है आपको, CaOH का ट्वाइस लेना है, इसमें आपको Cl2 गैस प्रवाहित कर देनी है। विरंजक चूड़ का निर्माण होता है CaOCl2, और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है, ठीक। जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है, यानी CaSO4 हाफ H2O, और इसके साथ साथ जल के आधा अणु जो 1.5 अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया, यानी जो सोडियम धातु है उसकी अगर हम जल से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, H2 गैस प्रवाहित होगी। इसको आप संतुलित कर भी सकते हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 2 से गुणा करके, और यहाँ भी 2 से गुणा करके इसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। आइए अथवा की बात करते हैं अब। देखिए अथवा में दिया है भर्जन, भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कोई भी सल्फाइड ले लीजिए धातु की, मान लीजिए जिंक सल्फाइड है आपके पास, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे क्या करिए, एकदम गर्म करिए, तो जब जब गर्म करेंगे तो क्या करेगा कि वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी धातु की ऑक्साइड, हाई ZnS हो जाएगा, ठीक है, ZnO हो जाएगा, Zn ऑक्साइड, और प्लस SO2 हो जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 गुणा कर सकते हैं, और यहाँ भी 2 से गुणा कर सकते हैं, इसके साथ साथ 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से यहाँ, ये संतुलित आप कर सकते हैं, ठीक है। उभय अपघटन क्या होता है, उभय अपघटन को आप द्विविस्थापन कर सकते हैं, ठीक ना, डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से अन्य यौगिकों का निर्माण होता है, यानी उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे अम्ल ले लीजिए और एक क्षार ले लीजिए, इनको आयनों में तोड़िए तो पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, यानी पहली धातु होती है दूसरी अधातु, धातु अधातु। अब क्रिया कराइए, तो इस आयन का इससे होगा, इस आयन का इससे, तो Na का Cl से होगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस हाई OH, और क्या है OH और H, तो क्या हो जाएगा H2O, लवण और जल, ठीक ना। तो ये हुआ आपका उभय अपघटन। संक्षारण क्या होता है,
संक्षारण, धातु में अपने आसपास अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि परमाणु के विखंडन या संयोजन, मतलब परमाणु के विखंडन से या संयोजन से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, और समुद्री ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको हम महासागरीय ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। समुद्र में जितने भी ज्वार भाटा आते हैं उनको क्या करते हैं, वो टरबाइन लगाकर उसकी शक्ति को हम विद्युत में बदल दिया जाता है। ठीक ना, वो समुद्री ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समजात और समवृत्ति। समजात और विसमजात भी अंग बोल सकते हैं आप। समजात में क्या होता है, इसमें विभिन्न जीवों में जो अंग होते हैं वो आकृति या उत्पत्ति वो दोनों समान होते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे घोड़े का अग्रपाद और मानव का हाथ, घोड़ों का जो अग्रपाद होता है और मानव का हाथ, दोनों इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। ठीक, अच्छा समवृत्ति अंग में देखेंगे तो समवृत्ति अंग में होता क्या है कि इसमें शारीरिक रूप से ही भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्य समान होते हैं। तितली, पक्षी, चमगादड़, इन सब के जितने भी पंख होते हैं उनके कार्य क्या है, उड़ने का। ठीक, अब अगला देखिए 30वां, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री में अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है, जल होता है, और क्या होता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होता है, और क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, कच्ची चार सामग्री। CO2 कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से। जल कहाँ से मिलता है, ये जमीन से। ठीक ना, सनलाइट यानी सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं, साथ में जल भी निष्कासित करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल को देते हैं, हाई वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प बन के उड़ जाता है। ये पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा वृद्धि के लिए काम में लेते हैं। इसको आप लोग संतुलित कर सकते हैं। ठीक ना, संतुलित करने के लिए यहाँ देखिए कार्बन 6 यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको 12 से गुणा करना होगा, कितने से, 12 से। और ये तो सही है, यहाँ पर 6 से गुणा करना होगा और यहाँ पे 6 से। अच्छा, इसकी अभिक्रिया आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। CO2 को जब जल से हम अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में, तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 से गुणा कर सकते हैं, और यहाँ भी 6 से, और यहाँ 6 से। ये अभिक्रिया भी दिखा सकते हैं, और ये अभिक्रिया तो है ही। ठीक ना, कोई एक दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। और ये प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर आप किस प्रकार से प्रबंध लगा सकते हैं, उन पर निबंध लिखना है। ठीक ना, ये दोनों आप अपने से कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है।